एयरपोर्ट दे दिया, उसकी वजह आज से براہ راست آپ کو لے पॉलिटिक्स का چلتے ہیں मरकज اس भी وقت वो سابق बन गया। اسپیکر قومی اسمبلی बड़ा बेर का आपको पता है कि वहाँ से जो फ्लाई करती थी सारी जहाज़, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान और पाकिस्तान में ख़ासकर हमारा सूबा इसका बदतरीन मुतासर रहा। फिर अफ़गान वार शुरू हो गई। अफ़गान वार की वजह से हमारी रही सही कसर जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। एक तो इसकी अफ़गान वार की वजह से बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए, बहुत जिहादी आए, उन्होंने हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया। और सबसे ज़्यादा मुतासर इस पर किया कि हमारा जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, इंडस्ट्री थी, वो भी वहाँ से निकल गई। और वो जिसके पास पैसे थे कि पाकिस्तान या कराची या लाहौर या मुल्क से बाहर गए, और वहाँ उसमें काफ़ी माशी तौर पर हमें नुकसानात उठाने पड़े। इसके बाद फिर वार एंड टेरर शुरू हो गया। वार एंड टेरर ने रहा सहा कसर भी पूरा किया, क्योंकि ये जो खुदकश हमले हो गए, खुदकश धमाके शुरू हुए, ये वार एंड टेरर की वजह से शुरू हो गई। और उस वार एंड टेरर ने तो खुदकश हो, ड्रोन अटैक्स हो, तो वो मतलब इस हालात में कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। जब बत्ते के काले आए, जब इस तरह के माहौल बन जाए, तो हमारा सूबा उस वजह से I learned that ChatGPT works best with हो गई। और उस वार टेरर ने तो खुदकश हो, ड्रोन अटैक्स हो, तो वो मतलब इस हालात में कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। जब बत्ते के काले आए, जब इस तरह के माहौल बन जाए, तो हमारा सूबा उस वजह से पूरी तरह मसला हो। थोड़ी बहुत जो इकॉनमी सर्वाइव कर रही थी, यानी आपने उस पूरे एरिया को जो आपके मर्ज एरिया है, कबायली एरिया है, उसकी कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं, हस्पताल नहीं, कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोज़गार के मौके नहीं। और ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो फाटा है, मर्ज एरिया है, ये अफगानिस्तान, ये वज़ीरिस्तान से लेके उधर बाजवड़ तक ये तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। इसमें जितनी भी कबायली रहते हैं, तो एक तरफ उसका मस्जिद है, दूसरी तरफ उसका डेरा है, एक तरफ उसका घर है, दूसरे उसकी तरफ खेती है। तो वो सारा आपस में जब कारोबार करते हैं, तो उसको यहाँ मशहूर किया गया कि यहाँ बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही है। तो सवाल तो ये है कि आपने वहाँ डेवलपमेंट नहीं की, आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने वहाँ इंटरनेशनल जंग ला के बसा के उस सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया। और फिर जुल्म ये है कि ड्रोन अटैक भी उधर, खुदकश धमाके भी उधर, और जो आपकी पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी वजह से सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, और अभी उन्होंने पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे भी बैन लगाया है, और जो बॉर्डर पे कारोबार होता था वो भी उन्होंने बंद किया हुआ है। यानी ये कारोबार, ट्रेड तो जंगों में भी जारी होता है। दुनिया की जितनी भी ममालिक दरमियान जंगें भी होती है, लेकिन ट्रेड भी होता है, बिजनेस भी चलता है। तो आपने अगर बिजनेस को उधर बंद कर दिया, और हमारे पेशावर में इस वक्त जितनी भी रही सी कुछ इंडस्ट्रीज थी, आपको रिपोर्ट आई रही होगी कि तकरीबन हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने शुरू हो गई है। और उसकी वजह से जो ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। मतलब बेरोज़गारी, जब आप इंडस्ट्री बंद करेंगे तो रोज़गार कहाँ से आएगा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये ख़ुद जो है ना ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहाँ मज़ीद टेररिस पैदा करने की फैक्ट्री बना रहे हैं। क्योंकि जब आप रोज़गार नहीं होगा, जब उम्मीद नहीं होगी, तो फिर लोग कहाँ से वो करेंगे। तो इसलिए कल जो इमरान खान ने उसमें भी अपना कंसर्न शो किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात है, इस पर हमें तशवीश है। और हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की जो कंसर्न है, हम समझते हैं कि वो कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। हम कंसर्न को समझते हैं कि वो कंसर्न जो वो बात करते हैं, लेकिन इसका तो तरीका है, आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, आप अपना डिप्लोमेसी से इस्तेमाल करें
اور جب مطلب انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں ایک کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ سیز فائر کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا دشمن ہے. وہ تو ہم سب کا بڑا دشمن ہے. وہ تو پاکستان کے خلاف تمام سازشوں میں ملوث ہے. اور انڈیا اگر افغانستان کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہو. ہم اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور چائنا، یہ ہمارے دوست ممالک ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے، امن کا موقع ملنا چاہیے، روزگار کا موقع ملنا چاہیے اور ڈپلومیسی سے اس معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو میں چند بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے. پاکستان ہماری جان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں تمام ادارے مضبوط ہو، تمام اداروں کی تقدس اور عزت و احترام بڑھے اور وہ اپنے آئین کے اندر اپنے کردار ادا کرے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے. یہ ہمارے بچے ہیں. ہم سارے پاکستانی ہیں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جہاں رول ہے، کردار ہے، آئین میں جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو ڈیوٹی تک محدود رہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اس وقت کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے، عمران خان اسلام آباد میں اسد قیصر کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ اے این ایف کا جو شیئر ہے وہ کے بی کے کو نہیں مل رہا اور فاٹک انضمام کے اوقات میں 1000 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا جو کہ نہیں پورا کیا گیا. وفاق اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا. ہائی ٹیل اور گیس کی رائلٹی بھی وفاق کی جانب سے روک دی گئی ہے اور زم اضلاع میں بھی کوئی روزگار کے مواقع موجود نہیں ہیں. ناظرین، رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افغان جنگ کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے. جنگ کی وجہ سے ہمارے کلچر اور روایات کو بھی نقصان پہنچا ہے. ہماری جو سرمایہ کاری کی شرح اور صنعتیں تھیں وہ جنگ کی وجہ سے ختم ہو گئی. پوری قوم کو بتا رہے تھے. لیکن آج جس چیز پر، جس نقطے پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو میتھ جو حکومت اور حکومت کے وزراء نے کریٹ کی تھی کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے، معیشت ریکور ہو گئی ہے، آج اس کا ہم بالکل آپ کو جائزہ بتائیں گے. ہماری نظر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن کچھ حکومتی سینئر عہدیداروں نے جو معیشت کے بارے میں پچھلے ایک ہفتے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی تھی اور آج ہی تجارتی خزارے کے حوالے سے فگر آئی ہے، آج ہی حکومت نے ریلیز کی ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپورٹس ہیو پلنجڈ. ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی، یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ، باوجود سب کے ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے. لیکن کچھ حکومتی سینئر عہدیداروں نے جو معیشت کے بارے میں پچھلے ایک ہفتے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی تھی اور آج ہی تجارتی خزارے کے حوالے سے فگر آئی ہے، آج ہی حکومت نے ریلیز کی ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپورٹس ہیو پلنجڈ. ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی، یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ، باوجود سب کے ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں، برے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں اور تجارتی خسارہ جو ہے 37% بڑھ گیا ہے. 37% بڑھ گیا. اب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جی حکومت کہتی رہی ہے کہ جی زبردست ریکوری ہو گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے معیشت میں، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا کے یہاں لے کے آ گئے ہیں. یہی پچھلے 3 سال سے ہم سنتے رہے ہیں. اب پچھلے ہفتے یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا اور اس سیمینار میں 3 سینئر ترین حکومتی
शख्सियत, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और सबसे इंपॉर्टेंट SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज की स्टेटमेंट्स। ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं जनरल सरफराज की स्टेटमेंट से शुरू करूंगा। हम तो कहते ही थे कि ये मुल्क में यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं है, यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ का माहौल सही नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जितने टैक्सेस पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये जनरल सरफराज के अल्फाज हैं। जनरल सरफराज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं चल सकता। एग्जैक्ट वर्ड्स, बिजनेस एज यूजुअल जो पिछले 2-3 साल से चलता रहा है वो नहीं चल सकता, इससे आगे तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान मईशत में फंसा रहेगा। ये SIFC के सीनियर तरीन रहनुमा ये बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम तो उनकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहे हैं। जब हम कहते थे तो हमें गालियां पड़ती थी, जब हम यही बात करते थे कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंड्यूसिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नेंस का सिस्टम इतना खराब है कि यहाँ नई लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बराह रास्त आ रही है। नाज़रीन आप देख सकते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से कहा गया कि 4 माह की रिपोर्ट आई है, एक्सपोर्ट नीचे गिर गई है। आप जो हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, बाय द वे बड़े अच्छे साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम इतना ख़राब है कि यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी आप मुझे खुद बताइए, मैंने आपको 3 सीनियर तरीन ओहदेदारों का जिक्र किया। हुकूमत के पास कोई जवाब है? वज़ीर आज़म साहब के पास कोई जवाब है? साथ में मैंने तजारती खजाना भी बता दिया, 37% बढ़ गया। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे थे वज़ीर आज़म साहब, तो कम से कम अपने लोगों। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम इतना ख़राब है कि यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी आप मुझे खुद बताइए, मैंने आपको 3 सीनियर तरीन ओहदेदारों का जिक्र किया। हुकूमत के पास कोई जवाब है? वज़ीर आज़म साहब के पास कोई जवाब है? साथ में मैंने तजारती खजाना भी बता दिया, 37% बढ़ गया। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे थे वज़ीर आज़म साहब, तो कम से कम अपने लोगों की तो बात सुन लें। अगर अपने लोगों की बात उनको समझ आ जाती है, तो क्या पौने 4 साल के बाद वज़ीर आज़म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उनको कोई जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों इस धाने पर लाके, अगर गवर्नेंस सिस्टम ख़राब है। और अभी एक इंटरनेशनल सर्वे आया है, ग्लोबल सर्वे आया है, कल ही आया है, 120 ममालिक जिसमें शरीक थे गवर्नेंस के हवाले से, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? 109। मतलब आप किसी चीज़ में आप कोई कारनामा आप करते ही नहीं, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान की इज्जत, कोई ग्लोबल सर्वे आ जाए, किसी चीज़ का सर्वे आ जाए, उसमें सबसे पीछे पाकिस्तान होता है, और कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत बड़ी बढ़ गई है। इज्जत वो कहते हैं कि जी अता तारड़ साहब जाते हैं, वो रेड पासपोर्ट रखते हैं तो बड़ा जाहिर है फॉरेन स्टैंप लगते हैं। और जो ग्रीन पासपोर्ट के साथ जाता है, जिसको वीज़ा नहीं मिल रहा, जो धक्के खा रहा है, पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, उससे पूछें कि पाकिस्तान की इज्जत बाहर क्या है। अपने रेड पासपोर्ट के बेसिस पर कहते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त इज्जत है, आपको जो शाही महल में इज्जत मिलती है उसके बेसिस पर कहते हैं। ये तो 3 मैंने आपको हुकूमती ओहदेदारों की स्टेटमेंट बताई है। पिछले हफ्ते एक और सर्वे आया जो हुकूमत ने कराया है, अपोजिशन ने नहीं कराया। वो सर्वे था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या कहता है सर्वे? पिछले 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। यही बातें हम पहले बैठ के करते थे ना, अब हुकूमत ने भी कह दिया। 21 साल 2004 के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है इस वक्त, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। और ये हुकूमत के नंबर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट उससे डिसएग्री करते हैं। हफीज़ पाशा या दूसरे इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं 22 से 24% है, हुकूमत कह रही है 7% है। हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब के आप स्टेटमेंट पढ़ लें, आवाम की नहीं कभी बात करेंगे, बेरोजगारी की नहीं बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है पता है नंबर्स के हैं।
غربت کی نہیں بات کریں گے، کیونکہ پتہ ہے نمبرز کیا ہیں. کہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستانی غربت